साथ जो एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है, मिसेस कौसर अफजल काजी, जो कोकन इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो के हेड है और माशाल्लाह ये अपना काम बेहतरीन अंदाज में दे रही है। मेरे अदब से सारी नसीहतों सुनाए और हमें सुनने का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को शुरू करने के पहले मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ अल्लाह ताला मेरी ज़बान को आसान करे और लोगों को समझ में आए और मेरी बात लोगों तक पहुँचे। आज जो हमने ये प्रोग्राम किए हैं उसका असल और ख़ास मकसद ये है कि आज के दौर में ख़ासकर जो मैं इस काम में इन्वॉल्व हूँ, तकरीबन 18 साल से मैं रिश्तों के जोड़ने के काम में लगी हुई हूँ। आज हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जो मुश्किल और जो सबसे बड़ी तकलीफ में हम आए हैं कि लड़कियों के रिश्ते नहीं होते हैं। लड़कियों के माँ बाप और इवन लड़कों के माँ बाप भी जो बहुत ही तकलीफ में है, बाकायदा माँ बाप रो रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि उनकी परेशानी को किस तरह से हल किया जाए। आज मेरे इस प्रोग्राम का खास यही मकसद है। बेसिकली आज टोटली मैं इसी बात पे बात करूंगी कि किस तरह से और कब हमें लड़कियों की शादी के लिए और रिश्ते के लिए हमें शुरुआत करनी है। कुछ मैं लड़कों के लिए टिप्स दूंगी और कुछ लड़कियों के लिए टिप्स दूंगी। देखो बातें तो बहुत होती है कि शादीशुदा जिंदगी किस तरह से गुजारना है, हम उस पर भी बात करेंगे। कल हमारा जो वर्कशॉप होगा वो टोटली पोस्ट मैरिटल होगा और आज हम सिर्फ प्री मैरिटल इस पे, जिसमें मैं खास करके इस मसले को हल करना है। मेरा मकसद कि जो हमारे पास ये 30 से 32 साल की उम्र की लड़कियां हो गए हैं और उन लोगों की शादी नहीं हो रही, उसकी क्या वजह है और इस मसले को हमें कैसे हल करना है कि ताकि आगे जाके इस तरह के मसले नहीं हो। सब में पहले तो मैं लड़के वालों की तरफ मुतवज्जा होती हूँ कि लड़के के लिए जब लड़की ढूंढते हैं तो किस तरह से ढूंढना है। लड़के के माँ बाप के लिए तो मैं ये कहूंगी, उनके माँ बाप के लिए यहाँ पर सब बड़ी उम्र की भी औरतें हैं जो अपने लड़कों के लिए रिश्ते ढूंढ रही है। तो सब में पहले क्या होता है कि जब लड़का 25 से 26 साल की उम्र में हो जाता है तो माएँ रिश्ते ढूंढने के लिए चली जाती है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि उससे पहले आप देख लें कि आपका बच्चा मेंटली और फिजिकली तैयार है कि नहीं अज़दवाजी जिंदगी के लिए। सिर्फ माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर रहा है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है या नहीं, कि सिर्फ टाइम पास के लिए। बाज औकात तो ऐसा भी होता है कि लड़के जो है उनकी कहीं और किसी और लड़की से चक्कर चलता है या उनको शादी नहीं करना है, वो करियर बनाना है, लेकिन माएँ पीछे लगती है तो वो उनको बोल देते हैं कि बस लड़कियां ढूंढो और वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए रिश्ते वालों को कांटेक्ट करती है और कई लड़कियां देखती हैं, लेकिन उन लोगों को ये अंदाज नहीं होता है कि लड़की वालों पर क्या बीतती है। तो पहली मेरी गुजारिश है माँ और बाप से कि पहले आप अपने बच्चे को बिठाकर उसको सीरियस तौर पे पूछे कि बेटा अब आप शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तौर पे तैयार हो तो ही हम लड़कियां देखेंगे, क्योंकि लड़की देखने का सिलसिला भी कुछ इतना आसान नहीं होता, उन्हें भी 1 से 2 साल लगते हैं। तो बेशक है आपको, हर माँ बाप को हक है कि वो अच्छी से अच्छी बहू ले आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह आज हमारे क्या हो गया, नेट के ऊपर हमारे पास इतने ग्रुप्स हो गए हैं और इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पैसे कमा के कर रहे हैं, शादी.com और पता नहीं, तो लगता है कि बहुत सी लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएंगी और हमें बहुत लड़कियां देखने मिलेंगी। तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि जब आप एक चॉइस बनाते हैं कि हमको ऐसी लड़की चाहिए कि जिसमें 100% सब अच्छा ही हो, अच्छे खानदान की, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, पैसे वाली, सब चीजें, तो ये सब मत कीजिए। सब में पहले माओ से गुजारिश करती हूँ कि आप किसी की लड़की देखने जाने से पहले ये सोचे, कुछ देर बैठे और ये सोचे कि आज से 25-30 साल पहले हम क्या थे। अगर हम एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट माँ है तो हमें 25 साल का दौर गुजरने के बाद हमने सीखा है। तो प्लीज कोई लड़की इतनी परफेक्ट आपको मिल नहीं सकती, आप अननेसेसरी लड़कियों के दिल दिखाएंगे
तो कोई लड़की कोई फरिश्ता नहीं होती है कि 25 या 20-22 साल की लड़की उम्र में लड़की को हर हुनर आ जाए। और जहां तक कि खूबसूरती का सवाल है कि हर कोई इंसान खूबसूरत ढूंढेगा तो बेचारे कबूल सूरत कहाँ जाएंगे। खूबसूरत नहीं, खूबसूरत सीरत भी देखने की कोशिश किया जाए। और जैसे कि उनका खानदान अच्छा होना चाहिए, दीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये देखिए कि लड़कियां जो अगर दीन से जुड़ी है तो वो आपके खानदान को पूरा लेके चलेंगी। वो सिर्फ एक जनरेशन नहीं, सिर्फ आपका बेटा नहीं, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, इंशाल्लाह पूरी जनरेशन को आपको आगे ले सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि एक खानदानी और दीनदार बहू रहना बहुत जरूरी है। तो सब में पहले बैठ के एक दिमाग को अपना प्रिपेयर कीजिए कि हमें किस तरफ जाना है, किस और जाके हमें यही नहीं कि 50 मैरिज ब्यूरो वालों में नाम लिखा दिए बस जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। और जहां तक के बच्ची में अगर आपको समझो कि लड़की बहुत खूबसूरत मिल रही है, पढ़ी लिखी मिल रही है, लेकिन आपके मेयार की नहीं है, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो एक आध चीज में आप एडजस्ट कर लीजिए। सब चीजें इंसान को नहीं मिलती और पैसा तो आना जाना है, तो पैसे की तरफ तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना। क्योंकि माल जो है, जैसे इस्लाम भी हमारा ये कहता है और हकीकत भी जो है कि हम देखते हैं कि आज पैसा है तो हो सकता है बाद में पैसा नहीं, तो माल को तो अहमियत देना ही नहीं। अब मैं ये बताऊंगी कि लड़कों की माएँ क्या करती है। सब कुछ अच्छा लग गया लेकिन क्या करें, हाइट ही नहीं अच्छी है, जरा सी हाइट में मार गई, बहुत छोटी लगेंगी हमारे बेटे के सामने। तो मैं ऐसा ना करिए। अगर आपको सब कुछ अच्छा ही लग रही है, सब परफेक्ट बैठ रहा है आपकी इसमें, तो हाइट को लेके क्यों आप किसी लड़की का दिल दिखा रहे हैं? ये बात गलत है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। दूसरी ये बात है, देखो मैं जो कुछ भी आज बोल रही हूँ सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जैसे कि लोग आते हैं तो महीनों महीनों तक लड़की देखकर आते हैं, लड़की पसंद आ गई, सब आ गए, लेकिन हम फैसला नहीं कर पा रहे। तो क्यों नहीं फैसला कर पा रहे? आपको क्या करना है? आपको अगर लड़का लड़की को 1-2 मर्तबा बात करने को दीजिए, उनको भी इजाजत है बात करने के लिए, उसके बाद आप अपने बड़ों को शामिल कीजिए, आप इस्तिखारा कीजिए एंड विद इन अ मंथ आप फैसला कीजिए। लंबा लंबा 6-6 महीने तक लटकाने के बाद फिर आप लड़की वालों को जवाब देते नहीं हमें पसंद नहीं, नहीं हम फैसला नहीं कर पा रहे, हमें तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, कुछ इंक्वायरी नहीं मिल रही। तो इस तरह से मत कीजिए। अगर आपको लड़की पसंद आती है तो आप इस्तिखारा करके थोड़ी बहुत मालूमात निकाल के, लड़का अगर आपका राजी है तो हाँ कर लीजिए। उसमें ज्यादा बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह से इसके लिए मांगे कि अल्लाह ताला हमारे इस फैसले में खैर व आफियत मांगे। क्योंकि कितना भी देखने के बाद जो नसीब में है वो होने वाला है। तो हर वक्त हर कदम पर जब लड़की देखने भी जाओ तो अल्लाह से मदद मांगो और अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह हमारे इस मामले में खैर व बरकत करे। दूसरा ये कह रही हूँ कि हमारे सब में पहले मैं ये कहती हूँ कि लड़के हमारे, जब आज मैं स्टडी कर रही थी ये, तो मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ कि सब में पहले हम लोग लड़के, खासकर हमारे इस्लाम में मुस्लिम लड़के इंडिया में एजुकेशन में इतने पीछे हैं। तो जब मैं सेंसस की रिपोर्ट देख रही थी टाइम्स ऑफ इंडिया में 2020 में लिखा है कि मुस्लिम्स आर एज बैड एज इवन वर्स देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी रिपोर्ट ये बताती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से ये रिपोर्ट मिली है कि मुसलमान लड़कों का एजुकेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी कम है। तो अब इसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद हमारी कौम के जिम्मेदार है कि हमारी कौम को तालीम नहीं दे रहे, हमारे लड़कों को तालीम नहीं दिला रहे। तो सब में पहले ये सोचो कि अगर आज हमारे घर में पढ़ी लिखी बहू आती है तो हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चे इंशाल्लाह जरूर तालीम याफ्ता होंगे। ये सुन के हमको कितना अफसोस होता है कि हमारे लड़के शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब्स के एजुकेशन लेवल से भी हमारा लेवल कम है। ये कितने अफसोस की बात है। और क्या हो रहा है, जब ये लड़के नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ी लिखी लड़कियां कैसे उनके साथ शादी करेंगे? इनका कुछ म्यार नहीं हो रहा है, उनको लेवल नहीं मिल रहा है। लड़कियां पढ़ रही हैं लेकिन फिर भी इतनी नहीं पढ़ रहे जितना पढ़ना चाहिए। एक और रिपोर्ट के जरिए हमें मालूम पड़ा है कि मुसलमानों की आबादी में सबसे ज्यादा 3 साल से लेकर 35 साल की उम्र तक के बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए, कोई तालीमी इदारे से ताल्लुक नहीं रखे। कि इतना 17% ऑफ पीपल, 17% ऑफ मुस्लिम फ्रॉम 3 years to 35 years, उन लोग ने कभी तालीम हासिल ही नहीं की। तो ये हमें कितने अफसोस की बात है। तो आज भी हमें अपने आप को झिझोड़ना है कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, चलो अगर हमारे बच्चे बड़े हो गए तो हमारे खानदान के बच्चे जो छोटे नहीं पढ़ रहे, तो प्लीज लड़कों की एजुकेशन की तरफ हमें बहुत बहुत ध्यान देना। जब वो एजुकेट रहेंगे, उनका म्यार बढ़ेगा तो ही उनको अच्छे खानदान की लड़कियां मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती।
और रही बात कि अब की जो मुश्किल है हमारी, अब ये लड़कियां पढ़ी हुई जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, मैं लड़कियों की तरफ मुतवज्जा होंगी, लड़कियों के पेरेंट्स के लिए उनके बारे में मैं बात करती हूँ। अब के लड़कियों के लिए पेरेंट्स, अब जो अगर उनकी डिले हो गए है, वो 30 साल की हो गई बच्चियां, अब उनके लिए क्या करेंगे? अब वो तो लड़के तो नहीं है उनके लेवल के। ये मालूम पड़ा है कि रेशियो लड़के और लड़कियों का ऑलमोस्ट इतना कुछ खराब नहीं है, यानी ऐसे नहीं है कि 95,000 मर्द के पीछे 95 लड़कियां मुस्लिम है। इतना रेशियो 951 सॉरी, 1000 अगर मर्द होते हैं तो 951 लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम में अबॉर्शन का रेट कम है कंपेयर टू हिंदू या दूसरे रिलीजन के। इस्लाम में ये चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लड़कियों को अबॉर्शन नहीं करते, इसलिए हमारा रेशियो इक्वल। तो हमें शादियों के मसले नहीं होना चाहिए। मसला कहाँ आ रहा है? एजुकेशन की वजह से मसला आ रहा है, क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं और लड़के नहीं पढ़ रहे। तो अब जो हम जो मसला फेस कर रहे हैं, उसके लिए जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनके माओ से और लड़कियों से मैं गुजारिश करूंगी कि आपके पास जब रिश्ते आते हैं तो अभी आप ये कर सकते हैं। मैं जाहिर है मानती हूँ कि ये चीज ये गलत है कि जब बायोडेटा देखते हैं, लड़की मास्टर्स है, उसने की है मास्टर्स डाइटिशियन, मास्टर एमफिल आर्किटेक्ट, तो वो ग्रेजुएट लड़के से करने के लिए तैयार नहीं होती है। मैं ये चीज मानती हूँ, ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप और हमारे सब मिलके हम इस चीज को, मसले को जब ही हल होगा कि अगर लड़की मास्टर्स है, पहले तो हम कोशिश कीजिए कि उसके लेवल की पढ़ाई की मिले। लेकिन जब मैं बता रही हूँ कि इतना रेशियो है ही नहीं, तो हम ग्रेजुएट लड़का, अगर वो लड़का अगर दीनी हिसाब से, खानदानी हिसाब से उसमें दूसरी तमाम क्वालिटी है, तो हमको एक क्वालिटी को उसको नजरअंदाज करना चाहिए कि अगर ठीक है वो नहीं उतना पढ़ा लिखा है लड़की के लेवल का, तो हम रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें। वरना ये हो जाएगा कि ये पूरा बैकलॉग लड़कियों का वैसे की वैसे रहेगा, क्योंकि हमें अपने जहन को चेंज करना है। मेहरबानी करके, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि मेरे खुद के पास ही तकरीबन 200 लड़कियां हैं जिनकी उम्र 29 से लेकर 29 के ऊपर अबा हो गई। और मसला क्या हो रहा है कि कम उम्र लड़कियां आ रही हैं, लड़के एमबीए हो जाते 25 से 26 साल में, उनको जॉब लग जाती है और वो आ जाते, रिश्ता ढूंढ तलाश करते। तो वो लड़कियों के पेरेंट्स और वो लड़कियां भी समझदार है, अपने जहन खोले, बायोडेटा लड़कों के देखें, और अगर लड़कियों में दूसरी सब अच्छाइयां हैं तो आपको एक चीज को नजरअंदाज करना पड़ेगा, उसकी तरफ आपको ज्यादा ये नहीं देते हुए, अगर लड़का खानदानी है, अच्छा कुछ काम कर रहा है, अच्छा सब कुछ है, उसका दीन से ताल्लुक है, तो आप उस रिश्ते में पहल कीजिए। ये तमाम पेरेंट्स से और लड़कियों से मेरी ये गुजारिश है। अभी मेरे पास आते हैं कुछ लोग जो कहते हैं, जो ये क्राइटेरिया उनका रहता है कि हमें जो है हमारे ही सेक्स से, जैसे कि अगर कोई मेमन है, कोई कोकनी है, तो हमको कोकनी ही लड़की चाहिए। मैं भी कोकनी इससे ताल्लुक रखती हूँ, तो मैं खास कोकनियों के बारे में आज बोलूंगी। तो लेकिन क्यों ऐसा, जब आपकी लड़की की उम्र हो रही है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाला पढ़ा लिखा लड़का, आपके तमाम कोकनी लेके क्या कोकन में जाके तो बैठते नहीं है। तमाम जितने भी, अगर बंबई का मामला ले लो, बंबई के रहने वाले तो मुश्किल से अपने कोकन गांव जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो उनका जो रहन सहन है, खाने का तरीका वो अलग होता है, तो पढ़ी लिखी लड़की तो सब कुछ कर लेती है। तो इसकी वजह से आप रिश्ते मत ठुकराओ। मेरे पास मेमन लोग आते हैं, मैं माजरत चाहती हूँ कि मैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के नाम ले रही हूँ, लेकिन ये हो रहा है, वो आते हैं कहते नहीं हमको हमारी कम्युनिटी की चाहिए। और बात तो ये, जब आते हैं रिश्ते के लिए तो ये भी कहा जाता है कि आप किसी को बताना नहीं है हम आए थे रिश्ते के लिए। तो ये क्या बात है? जब तक हम बताएंगे ना तो रिश्ते कैसे होंगे? हमें तो बताना ही पड़ेगा ना। हमारे पास लड़के आते हैं, हम लड़के वालों को बताएंगे कि ये फैमिली की लड़की है, ये तो ही रिश्ते होंगे। सब में पहले ये लड़कियों के रिश्ते के लिए, सब में पहले, और मैं पेरेंट्स को कहूंगी कि जब आपकी लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है, शादी के लायक, आपको शुरू करना है 22 to 23 की एज में। एकदम कम उम्र में भी मत शुरू कीजिए, 19-20 साल की उम्र में, क्योंकि आज के माहौल में जरूरी नहीं है कि आप वो एज में शादी करें। अगर 20 के ऊपर ही आप शादी करें तो ज्यादा बेहतर है। आप जब ढूंढते हैं तो पहले अपने खानदान में रिश्ता देखिए, आपके पड़ोसी, आपके खानदान वाले, उनको आप इतला दीजिए कि हम अपनी लड़की के लिए रिश्ता। हेलो जी, खत्म नहीं हो जाता है, तो जरूरी है कि हमें पहले अपने खानदान और अपने रिश्ते वालों में देखना है। उसके बाद हम ऐसे लोगों से ताल्लुक रखें जो जेन्युइन तरीके पे, सही तरीके से रिश्ते का काम कर रहे हैं। और मेहरबानी करके व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में अपनी बच्चियों के फोटो अननेसेसरी फॉरवर्ड करते मत जाइए।
एक आपको पता है जितना ये व्हाट्सएप का अच्छा है, अच्छाइयाँ उतनी बुराइयां ही है। एक बच्चे की तस्वीर इतने आसानी से तकरीबन 2 दिन के अंदर 50 लोगों तक पहुंच जाती है, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं कह रही हूँ कि आपके पास जब कोई रिश्ता आता है तो आप माँ बाप पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो लड़के वालों से बात करें। किसी भी रिश्ते को रिजेक्ट मत करिए अनलेस एंड अनटिल आप उनको पर्सनल लेवल पे बात कर ले। आपको बहुत जरूरी है कि आप उनसे पर्सनल लेवल पे बात कीजिए, हो सके तो मुलाकात कीजिए, क्योंकि मिलने के बाद ही आप किसी फैमिली को लोगों को जान सकते हैं। सिर्फ पेपर पे जो बायोडेटा होता है वो उससे आप किसी भी तरह से कुछ नहीं समझते। अब उसके बाद आते हैं लोग कि हमें कहते हैं कि हमें यूपी वाले ही चाहिए, हमें बिहार वाले ही चाहिए, हमें महाराष्ट्र वाले चाहिए। आप जब अगर बॉम्बे में रह रहे हैं, बॉम्बे का कल्चर क्या है वो तो आप सोच नहीं रहे। यहाँ तो सब हर कोई मिक्स है। यहाँ रहने के बाद कब आप बोलेंगे कि हमारा तरीका यूपी का है या हमारा तरीका कहीं और का है, बिहार का है और कहीं का। जब आप यहाँ रहे तो सब कुछ मिक्स हो गया, तो अपने रिश्तों को इन बातों पर मत ठुकराएं। 5वीं बात यह है कि मेरे पास तो बहुत ताज्जुब लगता है कि ऐसे भी लोग आते हैं कि हमें तो नहीं बाबा ऐसा ही रिश्ता बताओ कि जिन लोगों को हम जानते हैं, जिनका हमारे से कनेक्शन निकले। अब ये आप सोचो कि जब हमारे पास हजारों लोग आ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि आपके जानने वालों को हम जाने? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि ये सब छोटी छोटी फालतू बकवास बातों की तरफ ध्यान मत दो। जब आप बैठेंगे लोगों से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर मिलेगा। ये लो, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन आपको जरूर मिलेगा। तो इन बातों की मद्देनजर रखते हुए रिश्तों को मत ठुकराइए। और जल्द से जल्द अगर आपका रिश्ता तय होता है, अच्छी तरह से इंक्वायरी कीजिए, इस्तिखारा कीजिए। और अगर आप मंगनी करते हैं, फजूल खर्ची मत कीजिए। मंगनी करते तो मंगनी को, एंगेजमेंट को ज्यादा लंबे अरसे तक मत रखिए। आज के दौर में क्या हो रहा है, मेरे पास यही केसेस आ रहे हैं कि लड़कियों की एंगेजमेंट हो गई, फिर आपस में इन लोगों का जमा नहीं और रिश्ता टूट गया। उन लोगों को इतनी आजादी मत दीजिए कि वो लोग घूमना शुरू कर दे, बातचीत करें, क्योंकि कितना ही बोलो वो मोड़, वो वक्त, वो एज बहुत नासमझी की होती है, उसमें बच्चियां बहुत गलतियां कर लेती हैं। तो जल्द से जल्द एंगेजमेंट करने के बाद कुछ ही महीनों में आप बच्चे का निकाह कर दीजिए और अपने फर्ज से आजाद हो जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप के लिए। ये बात वक्त बच्चियां नहीं समझती, बच्चियों को ऐसा लगता है कि नहीं अभी हम कमा रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम क्यों किसी के। लेकिन मैं एक और बात ये कहना चाहती हूँ कि क्या होता है कि लड़कियों को जब लगता है कि भाई ये लड़का हमारे लेवल का नहीं है, इतना हाई लेवल सिर्फ एजुकेशन के लिए, एजुकेशन लेवल में वो हमारा इतना। लेकिन मैं उनसे ये पर्सनल लेवल पे तमाम लड़कियों से दरख्वास्त करूंगी कि बेटा आपकी उम्र आपको ऐसा बोल रही है, लेकिन जब कोई लड़की माँ बनती है और माँ बन के जब वो अपनी तरबियत देती है और एक बच्चे को एक खुदमुख्तार और एक अच्छी औलाद का मुस्तकबिल बनाती है, तो उसको वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसके बाद वो किसी भी दुनिया के जॉब करने से नहीं मिलता। तो आज अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम क्वालिफाइड है और हमें जॉब करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा, वो आपका सेटिस्फेक्शन टेम्पररी है। जबकि आप आपके बच्चों को सही तालीम तरबियत देंगे और उसके बाद जब आपके बच्चे मुकम्मल बनेंगे दीन और दुनिया को लेके, तो आपको उसको मालूम है आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ये दुनिया नहीं बल्कि अगर वो नेक औलाद रहे तो आपके बाद आखिरत में भी आपके लिए सदके जारिया बन सकती है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है जॉब का, वो आपका टेम्पररी है। तो ये माँ बाप का काम है, हमारा काम है कि बच्चों के जहन खोले कि अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन को इस्तेमाल करने और आपको जॉब नहीं मिल रहे, जॉब नहीं करने दे रही फैमिली, तो कोई बात नहीं। सब में बड़ा दुनिया का जॉब अपने बच्चों की तालीम देना और उनको मुकम्मल बनाना दीन और दुनिया के लायक, वो दुनिया का सब में बड़ा जॉब है। उससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं है दुनिया में। तो अगर हम ये सोच के अपने घर को, फिर वो एक औरत जो अपने घर को जन्नत भी बना सकती, अपने शौहर को भी उस काबिल बना सकती है कि वो बाद में मरने, सोचो कि कितना बड़ा ये काम है, कितना बड़ा दुनिया का, मैं बोलती कोई भी इंसान इतना बड़ा काम नहीं, कोई पोजीशन इतनी बड़ी नहीं हो सकती अगर एक माँ अपने घर को जन्नत बनाती है, अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि हर कोई खुश है, कोई बुराई नहीं, कोई कीना नहीं, कोई नफरत नहीं, और ऐसे बच्चों की तालीम देती है कि फिर उसके बाद वो बच्चे नेक बनते हैं और वो बच्चे उसके मरने के बाद भी उसके लिए सदके जारिया बनते हैं। तो इससे बड़ा कोई जॉब नहीं है दुनिया का। तो कभी भी लड़कियों को ये फील नहीं होना चाहिए कि हमारी क्वालिफिकेशन जो है वेस्ट हो जाएंगी। अगर हम इस लेवल के लड़के से
के साथ शादी करते हैं और हम जॉब नहीं कर पाते, तो कोई किसी की एजुकेशन कभी भी जाया नहीं होती है। एजुकेशन हर वक्त जो है काम आती है, किसी ना किसी अलग अंदाज से काम आती है। तो माओ का काम है, पेरेंट्स का काम है कि अगर आपको कम पढ़ा लिखा लड़का भी आपकी बच्चियों के लिए मिल रहा है तो प्लीज रिश्ते में हाँ कीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए, उनकी दूसरी क्वालिटीज को देखिए। तो इंशाल्लाह ये जो मसला हम फेस कर रहे हैं तो हम ये मसला को खत्म कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो आने वाली जनरेशन में ये मसला बिल्कुल भी नहीं होगा और हम ये मसले को, प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। दूसरी ये बात ये कि इस तरह मुस्लिम कौम जो है हमारी, सोचो कि हमारी ये मुस्लिम कौम जो हमें आज ये शर्मनाक हो रहा है कि हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी कम है, तो वो सोचो कि अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे दीनी और दुनियावी तालीम तो हमारे मुस्लिम कितने आगे जाएंगे। कितनी शर्म की बात होती है कि जब हम ये पढ़ते हैं ये बात। तो बच्चियों को सिर्फ ये हमें तालीम देना है कि बेटा सिर्फ दुनियावी जॉब नहीं करना है, हमें एक ऐसा जॉब करना है कि हमारी दीन, दुनिया भी और हमारी आखिरत भी सवार हो सकती है। तो वो कब संवरेंगी? जब हम हमारे आने वाली जनरेशन को सही एजुकेशन, सही तालीम, सही तरबियत देंगे और अपने घर को जन्नत बनाएंगे। और अपने घर को जन्नत कौन बना सकता है? सिर्फ एक औरत ही बना सकती है और किसी मर्द के हाथ में नहीं है कि वो कर सके। इसलिए हर माओ से, जो लड़कों की माओ से ये दरख्वास्त है कि जब प्लीज लड़कियां देखने निकले तो लंबी लिस्ट लेके मत निकले। और सिर्फ ये, मुझे इतना अफसोस होता है, मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि ऐसे बेचारे 3-4 साल से बाप, उनके वालिद इतने परेशान है, बोले आते देखते हैं लड़कियां लेकिन पता नहीं रिजेक्ट कर देते, पता नहीं रिजेक्ट। और लड़के वाले कहते नहीं सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा खानदान, बहुत अच्छी लड़की, लेकिन उसकी हाइट कम थी। देखिए कि ये सोचो कि सिर्फ एक चीज के लिए आपने इतने अच्छे अनमोल हीरे को गवा दिया। हो सकता है वो आपके खानदान को लेके चलते और कहाँ के कहाँ पहुंचा देती। ये कितनी इसकी अफसोस की बात है कि सिर्फ एक, और वो भी बच्ची का कसूर नहीं हो, तो बेचारी कुदरती वैसा पैदा हुआ, उसके हाथ में नहीं था कि वो अपने हाइट बड़ी कर दे। ये सोचो क्या वो बच्ची के हाथ में है कि वो अपने हाइट को 5'2" से 5'7" कर दे? ये किसी माँ को क्यों नहीं एहसास होता ये बात का कि किसी बच्ची के हाथ में है वो अपने हाइट को बढ़ा सके? तो जब आपको सब चीजें पॉजिटिव दिख रहे तो एक सिंपल सी चीज के लिए आप बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होंगी। कितना मुझे अफसोस होता है जब इसके वालिद फोन करते हो, पिछले 3 साल से वो अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए परेशान है। तो मेहरबानी करके लड़कों की माएं अपने बच्चों के लिए एक खूबसूरत नहीं, खूबसीरत लड़की की तलाश में देखो। सिर्फ ये एक जनरेशन ने, एक ने, आने वाली तुम्हारी जितनी जनरेशन है सबको संवार सकती है एक औरत। तो उसके अंदर की खूबियां देखो और अल्लाह पर भरोसा करो और छोटी छोटी चीजों में रिजेक्ट मत करे, प्लीज प्लीज खुदा के लिए, कि ये बच्चे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको बात करने का भी मौका दिया जाए अपने लड़कों पे, किसी तरह की, लड़कों को लिए खास के लड़के के माँ बाप के लिए, कि पहले देखिए कि आपका बच्चा पूरी तरह से ज़हनी तौर पे तैयार है, फिजिकली और माशी फाइनेंशियल तौर पे वो लड़की की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। सिर्फ पैसा है लेकिन उसके खुद के पास कुछ पैसा नहीं, कल को बीवी अगर पैसा मांगती है तो वो माँ बाप के सामने हाथ फैलाने वाला उस काबिल नहीं होना चाहिए, उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो अपनी बीवी की तमाम जिम्मेदारियां उठा सके। तो इस तरह से माओ को जरूरी है कि अपने बेटे की भी देखें, सिर्फ हमारा बेटा खूबसूरत है, हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा, लेकिन आपका बेटा क्या तैयार है कि किसी लड़की की तमाम जिम्मेदारी, उसकी जिंदगी की ऊंच नीच, कल को उसकी बीवी बीमार होती है तो क्या वो मेंटली प्रिपेयर है कि लड़की अगर अपने कुछ पर्टिकुलर दिनों में अपसेट होती है तो क्या उसको ठीक कर सकता है, उसको मेंटली सपोर्ट कर सकता है? क्योंकि शादी के बाद बहुत कुछ ऊंच नीच होता है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद वो कैसे प्रोसेस से गुजरती है, उस वक्त भी शौहर की बहुत जरूरत है कि वो उस चीज को संभाल के लेके, उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बाज औकात ऐसे होते कि लड़के आदमी भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये क्या है बार बार बीमार होती है। औरतों के साथ तो बहुत फिजिकली ऊंच नीच होती है। तो ये सब चीजें भी एक पेरेंट्स का काम है कि अपना लड़का, आपका लड़का ये जिम्मेदारियां उठाएगा या नहीं, वरना मालूम पड़ा है छोटी छोटी चीजों का बतंगड़ बना के हो गया, लड़की जाके बेचारी बैठ गई मैके में और रिश्ते तोड़ दिए। रिश्तों को मजबूत करना है, किसी की लड़की को लाना
जाना है तो एक टाइम का ये करके इसको कभी सोचना भी नहीं कि ये लड़के हमारे घर पे आने के बाद उसको हम वापस उसके माँ बाप के पास रिटर्न करेंगे या उसको तलाक देंगे। ये बच्चों के जहन में किसी कोने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने बहुत ही खराब चीज है कि कोई लड़की को तलाक दिया जाए। तो अपने बच्चों को झंझोड़ो, पहले समझ लो कि वो इस काबिल है, फिर लड़कियां ढूंढने के लिए निकलो, ताकि लड़कियों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो ना हो। बेचारी लड़कियां ये सोचो, और ये पेरेंट्स ये प्लीज सोचिए कि हमारी भी लड़की है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है तो कितने जल्दी अपसेट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बस ये खत्म करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ये समझ में आया होगा और ये यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे। और किसी को किसी तरह का भी ये हो, इस सिलसिले में कुछ सवालात हो तो मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम्स हम और करते रहेंगे। अभी मैं फॉरवर्ड करती हूँ मुनीरा बाजी को, और आगे का हमारा प्रोग्राम अभी कंटिन्यू रहेगा मगरिब तक के। डॉक्टर साहिबा आपसे अभी ये करेंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। ओवर आप टू मुनीरा माशाअल्लाह बाजी। आपने हमारे को बहुत बेहतरीन चीजें सिखाई है, इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल करने की हम सब कोशिश करेंगे। तो अब बड़े अदब एहतराम से दावत देती हूँ डॉक्टर सईदा रुखशदा को, जो हमारे सामने आकर अपनी बात को पेश करेंगे। Bismillah, Assalamu alaikum. Thank you so much for having me here. इंशाल्लाह मैं ज़्यादातर उर्दू में बात करूंगी, मगर अगर बीच बीच में अगर थोड़ी इंग्लिश हो जाए तो I hope that's okay. Is that all right? जी जी, ऑल राइट। ठीक है। तो मुझसे कहा कि मुझे 15-20 मिनट बात करनी है और उसके बाद इंशाल्लाह 10 मिनट अगर हमें कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो हम लेंगे, है ना। और मुझसे कहा कि ये बात करनी है कि मैरिज से पहले हमारी क्या प्रेपरेशन होनी चाहिए या किस तरह हम सोचना चाहिए। एंड बिकॉज हियर वी आर ऑल विमेन, राइट, हम सारे विमेन हैं कि इट्स अ मिक्स ग्रुप? नहीं, ओनली विमेन है। Okay, so we are then going to concentrate only on us women. So we're very good at that, माशाल्लाह से। ठीक है, all right. तो जब हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर हम हमारी शादी होने वाली है रिसेंटली, या हम ढूंढ रहे हैं या हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, तो हमें बस ये देखना है कि हमारे जब हम लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है थोड़ी नर्वसनेस होगी, बहुत सारी एक्साइटमेंट भी होगी और फिक्र होगी, राइट। अ लॉट ऑफ द टाइम्स फिक्र हाँ ये हो जाती है कि क्योंकि हम अपने में खुद से सिक्योर नहीं रहते, तो हम हमेशा ये फिक्र करते हैं कि हम दूसरे घर जाएंगे और फिर हमें पूरा बदल देना पड़ेगा। तो ये बहुत कभी कभार कॉन्शियसली हमें पता रहता है कि हाँ हमें ये फिक्र होती है कि दूसरे घर जाके हमें पूरी तरह बदलना होगा, या नहीं तो कभी बहुत सबकॉन्शियसली हमें पता भी नहीं होता कि इसकी हमें फिक्र चल रही होती है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें ये ना ऐसा नहीं है कि हमें बदलना है, क्योंकि हमें कोई खामी तो नहीं है ना, बुरे तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं, इंसान है, तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर ये तो प्रैक्टिकल है ना कि बाबा हम कहीं और जा रहे हैं, वहां पर शायद सिर्फ हम, मैं और मेरा हस्बैंड नहीं होगा, शायद दूसरी फैमिली भी होगी, सबके पास न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं होती है ना, बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज होती हैं, भले और कोई नहीं है तो सिर्फ इन लॉज, पेरेंट्स इन लॉज होते हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा बदलेगा तो जरूर, लाइफ बदलेगी, हम नए लोगों के साथ रहेंगे, भले ही हम उन लोगों को जानते हो पहले से, चाहे हमारी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, अगर अरेंज मैरिज भी है मगर हम उनको जानते हैं, मगर जब तक हम किसी के साथ नहीं रहते तब तक हमें बहुत ज्यादा उतना नहीं पता चलता है कि किस तरह होंगे लोग और हम किस तरह रहेंगे उनसे। तो इसेंशली मैं ये कह रही हूँ कि हाँ बड़ा चेंज तो होगा, और अगर बड़ा चेंज होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चेंज होंगी, हमारे में भी तब्दीलियां आएंगी, उनकी लाइफ में भी तब्दीलियां आएंगी। तो फिर क्या हो जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली हमने अक्सर देखा है कि सब लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं मैं नहीं बदलूंगी, और वो लोग भी होते हैं कि नहीं हम भी नहीं बदलेंगे, और वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो तुमको हमारे जैसा रहना है, हमारे जैसे खाना है, हमारे जैसा उठना बैठना है। तो ये इसलिए नहीं है कि हम
हम एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सब लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉ, सब लोगों में वो ज्यादा एक एक इम्पेशंस रहता है कि नहीं नहीं हम सब लोग एक साथ अच्छे से रहना चाहिए, हम सबको एक साथ अच्छे से, वी हैव टू गेट अलोंग विद ईच अदर एंड वी हैव टू लाइक ईच अदर, वी हैव टू एडजस्ट एंड अडैप्ट। तो उस चक्कर में कभी कभार ये हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं अपने आइडेंटिटी को लेकर कि नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ। तो ये जो है ना, ये हम डिफेंसिव तभी होंगे, हम रेजिस्ट तब करेंगे चेंज को जब हमें लगता है कि हमें कुछ कमी है या हमें कोई थ्रेटन कर रहा है। अगर हमें पता है कि हमारा जो सेल्फ इमेज है या सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो अगर एक हेल्दी रहेगा, है ना, तो उससे इंशाल्लाह से हमें तकलीफ नहीं होगी और फिर मैं अच्छे से मैं अपने डिसीजंस अच्छे से ले सकूंगी। जैसे कि अगर मैं नए घर में गई हूँ, नया नया रिलेशनशिप में हूँ, तो अगर मुझे लगेगा कि नहीं मैं जिस तरह से हूँ इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, या मैं जिस तरह से बोलती हूँ उन्हें कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई विल अडेप्ट। मैं ये नहीं सोचूंगी कि अच्छा मैं ओप्रेस्ड हो गई हूँ, मुझ पे प्रेशर आ गया है, मुझे बदलना ही पड़ेगा, मैं नहीं बदलूंगी तो कैसे, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो एक कॉम्प्रोमाइज वाली बात नहीं होगी, अडेप्टेशन वाली बात होगी कि अगर मेरा जिस तरह का सराउंडिंग है, जिस तरह का माहौल है, अगर उसमें मुझे अच्छे खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो जाहिर सी बात हम कुछ तो आगे पीछे करेंगे ना, है ना। मतलब अब मैं तो बॉम्बे में रहती हूँ, तो हमें तो बहुत आदत है कि हम हर तरीके के खाने खाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा अगर मैं लेट्स से केरला चली गई, वहां पर तो सब कुछ सिर्फ कोकोनट ऑयल में ही बनता है और एक ही किस्म का खाना होता है, तो फिर मैं बदलूंगी, है ना, मैं अडेप्ट करूंगी ताकि मैं जिस माहौल में रहूं मैं उस माहौल में खुशहाल रहूं, है ना, और मेरे जो रिश्ते हैं वो अच्छे से नॉर्मली रहें। तो सबसे पहली बात है कि हमको अपने में वो ठहराव लाना है, हमको अपने आप को टटलना है कि हम किस तरह के हैं, हम कैसे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है। इफ आई एक्सेप्ट हु आई एम द वे आई एम, कि हाँ मैं सही हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो अगर सामने से अगर मुझे कभी नजर आए कि हाँ मैं शायद अगर ये जो करती हूँ मैं इस तरह ना करके उस तरह करूं, तो मुझे फिक्र नहीं होगी कि ओ एम आई लूजिंग माई सेल्फ, एम आई बिकमिंग समबडी एल्स, व्हाई शुड आई बिकम समबडी एल्स, वो क्यों ना बदले, मैं क्यों बदलूं। तो वो जो जद्दोजहद रहती है, वो जो पुश एंड पुल वाला सिस्टम हो जाता है रिलेशनशिप्स में, वो नहीं होगा, राइट। तो मैं जो कुछ करती हूँ, जैसे अगर मैं आज हिंदी में उर्दू में बात कर रही हूँ, कभी मुझे अगर इंग्लिश में बात करनी होगी तो मैं सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगी, कभी अगर मुझे सिर्फ उर्दू में बात करनी होगी तो मैं सिर्फ उर्दू में बात करूंगी। तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये तो मेरा एक्शन है, ये तो मेरा बिहेवियर है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं एज एन इंसान बदल जाऊंगी, या नहीं तो मैं जो कह रही हूँ मैं वो बदल जाएगा, राइट। तो मैं जो कहना चाहूंगी वो वही कहूंगी। तो उसी तरह अगर हम बहुत ज्यादा अपसेट ना हो जाए कि हमें लोग बदलना चाह रहे हैं, या हमसे ये उम्मीद हो रही है कि हम बदल जाएं, नहीं हम नहीं बदलते, हम जिस तरह की जो चीजें करते हैं उसमें बदलाव आ जाता है। और ये भी है कि हाँ शायद हम सब कुछ नहीं बदल पाते, तो फिर भी वो भी हमें एक निगोशिएट करना होता है अपने से कि मैं क्या एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं क्या अडेप्ट कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती। अब नहीं होता ना हमको, ये कम नमक वाला खाना नहीं खाया जाता, तो आप लोगों ऐसा कम नमक वाला खाओ, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नमक डाल दूंगी खाने में मेरे, है ना। तो वो हमें देखना है कि हम अगर अपने आप में बदलाव ला रहे हैं तो वो एक पॉजिटिविटी की वजह से ला रहे हैं ताकि हमारी खुशहाल जिंदगी रहे। और अगर मुझे इनसिक्योरिटी खुद की वजह से नहीं रहेगी तो मैं ये भी इनसिक्योर नहीं रहूंगी। अगर मुझसे कहा भी जाएगा तुम ऐसी हो, तुम ऐसा मत किया करो, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट पर्सनली। मैं शायद ये बताऊंगी कि नहीं मैं एक्चुअली ना इसलिए ये नहीं करती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ, मगर मुझे समझ में आ रहा है कि आपको वो कम्युनिकेशन में एक डिफिकल्टी हो रही है, तो नो प्रॉब्लम, मैं इस तरह से कर लूंगी, राइट। तो हम डिफेंसिव नहीं रहेंगे और हम पर्सनली नहीं लेंगे कि हमें बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, चाहे वो समाज है, चाहे वो हमारे खुद के घर वाले हैं, कि हस्बैंड है, कि रिश्तेदार हैं, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू फोकस ऑन टुडे, हाउ टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, हाउ टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो वो सबसे बड़ी बात है। हर इंसान ना इंसान है, हम कोई परफेक्ट नहीं है, ठीक है। मुझ में अच्छाई भी है और मुझ में कुछ कमजोरियां भी हैं, मैं बुराई नहीं कहूंगी, मैं कमजोरियां कहूंगी। सो वो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत मर्तबा मैं कहती हूँ कि पहले तो अपने आप को छांटो कि मुझ में क्या खासियत है,
है ना, कि मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेरी क्या आदतें हैं जो अच्छी हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मुझे कल को सपोज कुछ नया कुछ करना है या कुछ बदलना है, तो मुझे कुछ तो एसेट चाहिए ना, कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए। तो मैं उस चीज पे बैंक करूंगी कि जिसका टैलेंट ऑलरेडी है मेरे पास। जैसे कि अगर मैं जो स्किल है, जैसे खाना वाना बनाना एक टैलेंट है, एक स्किल है, वो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो हमारी पर्सनालिटी के जो हिस्से हैं। तो अगर मैं हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ वन ऑफ माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह, मैं झूठ नहीं कहती ना मैं पेशेंट से झूठ कहूंगी, ना रिश्तेदारों से झूठ कहूंगी, ना मैं अपनी पर्सनल लाइफ में झूठ कहूंगी। तो जो मैं झूठ नहीं कहूंगी, ये मेरा बड़ा मुझे बहुत पसंद है मेरे बारे में, और मैं उसके बारे में प्रोटेक्टिव भी हो सकती हूँ, है ना। तो मगर मुझे ये भी याद रखना चाहिए कि अच्छा, अगर हम ये कहते हैं ना कि ऑनेस्टी विदाउट टैक्ट इज क्रूअल्टी, तो अगर मैंने बॉल्ड फेस ऐसे ही कह दिया कि मैं झूठ नहीं कहूंगी, सपोज किसी ने कोई रेड ड्रेस पहना है और मैं कहूंगी कि छी क्या पहना है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, तो बुरा लगता है, राइट। अगर मुझे नजर आ रहा है कि नहीं इसने ये पहना है और इसको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, ये तो बहुत बुरी लग रही है आज, तो मैं ये कहूंगी ना कि पता है ये माहौल के लिए, ये मौके के लिए ना तुम अपना वो येलो वाला ड्रेस पहनो, वो तुम पे ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, मैं फिजूल में भी कोई तारीफ नहीं कहूंगी, मगर मैं टैक्टफुली कहूंगी। तो ये जो मेरा स्ट्रेंथ है, ये मैंने किसी के हेल्प करने के लिए इस्तेमाल किया है, और मैंने अपने हेल्प करने के लिए इस्तेमाल किया है। कि मैं सही भी कहूँ, ये भी ना हो कि सारी शाम में कुर्ती रहूं, क्या पहन लिया, इसको तो कुछ समझ नहीं आता, कैसी लग रही है, लोग क्या कहेंगे, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड एट द सेम टाइम मैंने उसे भी हेल्प किया कि बाबा शायद रेड ड्रेस अच्छा नहीं लगता तुम पे, यानी तो ये वाला ड्रेस अच्छा नहीं लगता है तुम पर, तो ये तो सबके लिए अच्छा हो जाएगा। तो टू फिगर आउट व्हाट इज गुड अबाउट यू, है ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम में ऐसी क्या अच्छी चीजें हैं, 5 चीज या 5 खूबियां तो हम सब में रहती हैं, ज्यादा रहती हैं माशाल्लाह से, मगर हमें 5 भी नजर नहीं आती कभी कभार। तो वो इम्पोर्टेंट है कि हमने एटलीस्ट हम 5 खूबियां हम जांच लें कि हम क्या अच्छा है हमें, जो हमें पसंद है, जिसका हम इस्तेमाल करके दूसरों से हम अच्छे से अपने रिश्ते कायम कर सकें और बना सकें, और दैट वे। कोई लोग पेशेंट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि हमारे में कोई खामियां भी है, राइट, वीकनेसेस भी हो सकती हैं, तो वो जो है हमें बस ये देखना है कि वो जो वीकनेस है हम उसको बहुत ज्यादा हावी ना होने दें, राइट। ये नहीं है कि हमको टोटली अबॉलिश करना है, जरूरी नहीं है हमको टोटली अबॉलिश करने की, मगर ये है कि उसकी वजह से वो हमारे आड़े ना पड़े। जैसे कि अगर मैं नर्वस हो जाती हूँ, कि अगर किसी ने मुझे लगेगा कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है, तो मैं शायद नर्वस हो जाऊं, तो मैं और गलतियां करूंगी, या शायद मेरा मूड खराब हो जाएगा, मैं जो गुस्सा करूंगी। तो अगर आई हैव टू रिकॉग्नाइज दैट कि बाबा अगर ये मुझ में खामी है, तो टू एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ इट, कि ये मैं अपने आड़े ना आने दूं, है ना। तो अगर हम अपने आप को, जैसे मैंने कहा, ये एक बैलेंस व्यू में देखें, मुझ में ये अच्छा है तो इंशाल्लाह मैं इसको और संवारूंगी और इसका इस्तेमाल ज्यादा करूंगी, और ये मुझ में थोड़ी सी कमियां हैं और मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम मेरी लाइफ में आगे आए। तो वो जो बैलेंस व्यू रहता है, हम अपनी तरफ रखते हैं, तो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए आसानी हो जाती है। और हम क्यों ना करें एक्सेप्ट अपने आप को, है ना। अल्लाह ने हमें बनाया है, तो जाहिर सी बात है उसकी बनाई हुई चीज तो कभी खराब नहीं रहती है, राइट। और अगर हम अपने आप को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हमेशा दूसरों को एक्सेप्ट करना भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हम भी अपने आप को एक बैलेंस व्यू में देख रहे हैं, तो हम सामने वाले को भी एक बैलेंस व्यू में देखेंगे। क्योंकि शुरू शुरू में ये हो जाता है, या तो हम बहुत ही ज्यादा सबको नेगेटिवली ना, वो सिंड्रेला की स्टेप मदर जैसा सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि पता नहीं कहीं से तो हमको भरा हुआ रहता है कि मदर्स इन लॉ तो बुरी ही होती हैं, राइट, यानी तो सारे हस्बैंड्स तो ऐसे ही होते हैं। तो अगर हमारा एक नेगेटिव अप्रोच रहेगा, वो भी गलत रहेगा, यानी तो हम बहुत ही ज्यादा वारे नारे जाएंगे कि एवरीथिंग इज ग्रेट, तो वो भी हमें फिर जज करने के लिए सिचुएशन को मुश्किल हो जाएगा। तो ना कोई पूरी तरह गलत है, ना कोई पूरी तरह सही है, राइट। तो अगर हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया है कि हमें खामियां भी हैं, कमजोरियां भी हैं, मगर बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, उसी तरह सामने वाले में भी वो अच्छाई है और बुराई है। तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने आप को पसंद करते हैं, तो जब हमें बदलना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह से हमें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी वो बदलने को। हम ज्यादा अपसेट नहीं हो जाएंगे कि मेरी तो शख्सियत ही मिट जाती है, मैं रही ही नहीं,
नहीं, हम सिर्फ अपनी आदतें बदलते हैं, हम नहीं बदलते हैं ना। कोर ऑफ अस इज द सेम, राइट? और वो उसको हमें बदलने की क्या जरूरत है, हम तो अच्छे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हम डिफेंसिव नहीं रहेंगे, तो हमें अडेप्ट करने के लिए आसानी रहेगी। बिकॉज आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे मैं इसलिए अडेप्ट कर रही हूँ ताकि मैं खुश रहूँ, राइट? अच्छा, जब हम कह रहे हैं अडेप्ट करने के लिए, और मैं कह रही हूँ हैव अ रियलिस्टिक व्यू पॉइंट, तो ऐसा भी ना हो कि बस हम हमेशा ही लाइक बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स करें, कि हम कुछ ज्यादा ही गिव इन कर दें। वो भी नहीं है। वो हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए कि क्या मैं अडेप्ट कर सकती हूँ और क्या मैं अडेप्ट नहीं कर सकती। तो जो मैं अडेप्ट नहीं कर सकती हूँ, कितना जरूरी है या कितना गैर मामूली है, तो वो हमें देखना चाहिए। दूसरी बात है, जिस तरह मैंने अभी ये कहा ना कि कोई सही पूरी तरह अच्छा नहीं है और तो कोई पूरी तरह बुरा भी नहीं, तो वो बैलेंस्ड अप्रोच रहना चाहिए। उसी से लेकर ना एक बात है कि ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स जो रहते हैं वो हमें उनसे बचना है। चाहे हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स अपने आप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसा होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता ना, कल ऐसा नहीं हुआ था, या नहीं तो तुम तो हमेशा ही ऐसे बोलते हो, नहीं हमेशा ऐसे नहीं बोलता है, कभी वैसा भी बोलता है। तो ये जो जब भी हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी जहन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ आज कुछ गलत हुआ, या नहीं तो आज भी झगड़ा हो गया हमारे घर में, तो अगर हम ये कहेंगे तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, मेरी बात कभी नहीं सुनते हो, तो वो तो एक तोहमत भी हो जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बात कभी नहीं सुनता है, तो वो नेक्स्ट लेवल पर भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये करना है कि हमें ऐसा नहीं बोलना है। अगर कोई अक्सर हम देखते हैं कि तुम अक्सर ऐसी ये मामलों में मेरी बात नहीं सुनते हो, तो ऐसा बोलो। ताकि क्या होता है, जब हम जो डैमेज हमारा जो रहता है कंट्रोल रहता है, फिर हम फोकस कर सकते हैं कि मसला क्या है। तो हम जब भी अपने बारे में भी अगर हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करेंगे कि मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता, मैं तो हमेशा ही ऐसी हूँ, मैं तो हमेशा वैसे करती हूँ, वो भी गलत है। और हम दूसरों पर भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट इस्तेमाल ना करें कि आप हमेशा ऐसे करते हैं, ताकि हमें फिर फोकस की प्रॉब्लम क्या है, आज तुम इस तरह मेरे से बुरी तरह बात कर रहे हो, मैं उस पे फोकस कर सकूंगी। अगर मैंने कहा तुम हमेशा ही बुरी तरह बात करते हो, तो वो जो एक मसला है कि तुमने मुझसे बुरी तरह बात करी और तुम मुझसे इस तरह बात मत करो, वो गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना है कि ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट से हम बचें, ताकि नॉट ओनली कि हमें बुरा ना लगे और हम अपनी लाइफ में खुद को एकदम पिछड़ा हुआ ना समझने लगे, और खुदा ना खास्ता हमसे कोई नाउमीदी की बात अल्लाह से या नाशुक्री की बात ना हो जाए। मगर उसके अलावा भी ये हो जाता है कि हमारा फोकस नहीं रहता कि मसला क्या है। क्योंकि अगर एक मसला है मगर हम उस मसले पर हम बात नहीं कर रहे हैं, उस मुद्दे पे हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, और पूरे कंट्री की और पूरे वर्ल्ड की, या नहीं तो सारे आदमी ऐसे होते हैं, सारी औरतें वैसी होती हैं, अगर हम जेंडर पे वॉर करने लग जाएं, तो जो हमारा असली मसला था वो तो सॉल्व हुआ ही नहीं। तो जब असली मसला सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर हम कैसे खुश रहेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? वो ज्यादा हम थोड़े दिनों के बाद एक दूसरे को रफा दफा करके माफ कर देंगे, मगर जहन में तो वो रहेगा ही और नासूर की तरह चुपता रहेगा। तो इसीलिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं करने हैं, ना अपने बारे में, ना दूसरों के बारे में, ना सिचुएशन के बारे में। तो उससे भी क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब हमें लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, चाहे वो खुशी वाला डिस्कशन है या चाहे वो झगड़े वाला डिस्कशन है, तो बहुत मर्तबा हमें, जितना मर्तबा हम कोशिश कर सकते हैं कि उसके लिए हमें थोड़ी सी रिहर्सल कर लेनी चाहिए, है ना, कि नहीं आज ना इस मुद्दे पर बात करनी है, मैं ऐसा कहूंगी, ये कहूंगी, मुझे ये कहना है, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। तो वो जो चीजें हैं उससे हमें थोड़ी प्रिपरेशन रह जाती है कम्युनिकेशन में, ताकि अगेन हम मुद्दे से ना हटे। मतलब हम बात इस चीज की कर रहे हैं और हम अगर वो छोड़कर हम बाकी सारी चीजों के बारे में हमने झगड़ा भी कर लिया या खुशियां भी मना ली, मगर जिसको थैंक यू बोलना था उसको तो थैंक यू ही नहीं बोला, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फोकस ऑन व्हाट इज इट दैट वी वांट टू डू एंड हाउ इज इट दैट वी वांट टू गो अबाउट इट। सो फर्स्ट, know yourself, accept yourself, so it is easy for you to adapt. And second, no blanket statements to be used for yourself or for other people or for any situation, so that you can focus on the point in hand, whether that's an argument that is happening or a good or happy decision that has to be made. तो ये दो तीन चीजें जो है, अगर हमने वो स्किल्स सीख ली है ना, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और इसके लिए हमें प्रैक्टिस लगती है, ताकि हम जब हमें करना पड़े तो आसानी से हो जाए। अच्छा,
जब हम कहते हैं कि अच्छा व्हाट इज अ हेल्दी मैरिज, व्हाट इज अ हेल्दी रिलेशनशिप, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताना अच्छा लगना चाहिए। वी हैव टू ट्रस्ट ईच अदर। अच्छा, जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट हैज टू बी म्यूचुअल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही तुम पर ट्रस्ट करूं, ट्रस्ट हैज टू कम विद द रिस्पेक्ट, है ना। तो ट्रस्ट मतलब ये कि हाँ, हम दोनों एक साथ हैं, ये हमारी शादीशुदा जिंदगी है, और ये हम तुम अगर जो कहोगे मैं मानूंगी, मैं जो कहूंगी वो तुम मानोगे। ये नहीं होगा कि हाँ तुम अपनी अम्मी का सीख कर आके मुझे बता रहे हो, ये तोहमतें नहीं होंगी। और अगर ऐसा मुझे लगेगा कि मुझे लग रहा है कि ये तुम नहीं कह रहे हो, कोई और कह रहा है, या तुम किसी और के इन्फ्लुएंस में आए हो, मगर तो हम अगर इस तरह कहेंगे कि तुम नहीं कह रहे हो, तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, तो भी वो सही नहीं रहता है। तो ये बोलना है कि अच्छा हाँ, अगर हमें लग भी रहा है ऐसा ना कि वो उनके इन्फ्लुएंस में आके कह रहे हैं, तो ये कहो कि देखो मुझे नहीं पता है कि तुम्हें ये सच में ऐसा लग रहा है या नहीं, मैं अपनी सफाई में ये कहूंगी कि ऐसा नहीं था, वैसा था। राइट, तो वो ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो ये इंसान सुनेगा। राइट, और वो भी ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर ये इंसान कुछ कह रहा है तो ये ट्रस्ट के साथ ये कह रहा है कि मैं सुनूंगी। राइट, तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट लिसनिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट कि क्यों कह रहा होगा। अगर वो आके मुझ पे अगर चिल्ला भी रहा है, राइट, तो हो सकता है कि मेरी मदर इन लॉ को या फादर इन लॉ को कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया, या नहीं तो शायद बेचारे के ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसका मूड खराब है, तो आके फजूल में झगड़ा कर रहा है मुझसे। तो देन आई कैन हैव दैट पेशेंस टू डील विद हिम। राइट, एंड आई डोंट हैव टू टेक इट पर्सनली कि मेरे को ऐसा नहीं कहना, और मुझसे कैसे कह दिया, जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल अब्यूज लेना है, कि वर्बल अब्यूज लेना है, मगर मैं ये कह रही हूँ कि हम एम्पैथी करनी है कि क्यों कोई कह रहा होगा कुछ। तो उसलिए भी हमें इम्पोर्टेंट है कि हम सोचें कि अच्छा, हमें ट्रस्ट करना है एक दूसरे पे। अगर हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों के लिए ये रिश्ता इम्पोर्टेंट है, और हम दोनों इस रिश्ते पे काम करते हैं, और वो जो रिस्पेक्ट आती है एक दूसरे के लिए, कि वो जो भी हम कर रहे हैं, उनकी शख्सियत के लिए हम जितना उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो जो काम करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर मुझे लगता है कि मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, कि मैं होम मेकर हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं बैठ के घर संभाल रही हूँ, और उस काम की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो वो जो है वो नेचुरली मुझे बुरा फील कराएगी। तो यू हैव टू हैव ट्रस्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट, एंड लाइक आई सेड कि एक दूसरे के साथ बोरियत नहीं होनी चाहिए, है ना। सो देन इट बिकम्स अ गुड रिलेशनशिप। देन हमें मोटिवेशन रहता है कि इस रिलेशनशिप को हम नर्चर करें, क्योंकि सिर्फ एक बार नहीं होता है ना, हम ये बार बार हमें इस पे काम करना पड़ता रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक बार शादी हो गई और एक बार पहले एक महीना ठीक है, फिर उसके बाद तो बस कोलू की बैल की तरह चलना है, ऐसा नहीं है। वी हैव टू कंटिन्यू कीप वर्किंग एट इट। और तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर हमारे पास म्यूचुअल ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है, और हम कोशिश कर रहे हैं, अगर मुझे लगेगा कि कोई कोशिश कर रहा है मेरे साथ वक्त बिताने के लिए, तो मेरे को तो कितना अच्छा लगेगा, राइट। तो उसी तरह आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिटर्न दैट कॉम्प्लीमेंट बाय सेइंग कि अच्छा, मैंने सारा काम कर दिया, बिकॉज मुझे लगा था कि कम से कम 5 मिनट तो मुझे तुम्हारे साथ चाहिए ही चाहिए, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट दिस इज व्हाट एग्जैक्टली लाइफ इज। क्योंकि जो बड़े मसले होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका तो सोल्यूशन हमें पता ही चल जाता है, या तो ये करना है या तो ये करना है। जो छोटी छोटी चीजें हैं, रोजाना की चीजें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगेन यू हैव टू नो योरसेल्फ, यू हैव टू लाइक योरसेल्फ, एंड यू हैव टू लाइक द अदर पर्सन। ना वो पूरी तरह 100% परफेक्ट है, ना मैं परफेक्ट हूँ, तो क्या मसला है। वो मुझे टॉलरेट कर लेगा, मैं उसे टॉलरेट कर लूंगी। और अगर हम कामली बात करेंगे किसी चीज से, अगर हमने झगड़ा भी कर लिया मगर हम बुरी तरह बात नहीं करेंगे झगड़े में भी एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे को माफ करना भी आसानी हो जाती है, राइट। एंड अगर हम एक दूसरे की तारीफ करेंगे तो उससे मोटिवेशन रहता है। अगर मेरी कोई तारीफ करता है तो जाहिर सी बात है मुझे और बात करने का दिल करेगा उस इंसान से ना। तो अगर नेचुरली मैं उसकी तारीफ करूंगी तो वो भी मुझे ज्यादा पसंद करेगा। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे हम अपने रिलेशनशिप को संवार सकते हैं, और उससे हमारा ओवरऑल स्ट्रेस कम होगा। तो इंशाल्लाह हमको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी बीमारियां भी नहीं होंगी, और हम ज्यादा हेल्दी रहेंगे। हम हेल्दी रहेंगे तो हम अच्छे फैसले करेंगे, हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे बच्चे हेल्दी रहेंगे, और इंशाल्लाह फिर हमारे लिए सवाब कमाने के भी मौके ज्यादा मिलेंगे इंशाल्लाह से, है ना। तो खुश होना ना बहुत ज्यादा सिंपल है, मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
अच्छा, वैसे तो ना मैं बहुत बातें करती हूँ, मगर मेरे 20 मिनट होने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से दूसरों को भी बहुत रुकना पड़े, और अभी मगरिब भी नजदीक आने वाली है। तो इंशाल्लाह वैसे तो बातें करने के लिए बहुत हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने आप के लिए, अपने आप की मदद करने के लिए। मगर अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है और वो मुझसे पूछना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह आई विल ट्राई एंड आंसर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. So somebody is making a direct message कि how can they contact me? So you can contact me. मतलब I am on Instagram. It's a public account, so you can always DM me. But having said that, अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरा जो क्लिनिक का नंबर है जिसपे आप लोग कभी भी कॉल या फोन कर सकते हैं, तो I can give you that number. If you want, I can give you the number right now. I can say it once and then maybe you can, like, keep it in thing. It's 7700961123. Or I'm sure the organizers can also kind of always give it back to you. Right, so I'm not sure whether I'm supposed to be reading the personal messages, and those questions, I'm going to assume that those questions are for me, right? तो किसी ने पूछा है कि infidelity के साथ हम किस तरह डील करें, है ना? तो infidelity जो है वो unfortunately मसला तो हो जाता है। तो क्या है कि infidelity भी दूसरी अलग-अलग किस्म की होती हैं, अलग-अलग, जो जैसे जिना भी अलग-अलग, जब हम कहते हैं जिना एक अलग-अलग स्टेप्स की होती हैं, आंखों का भी जिना होता है, हाथों का भी जिना होता है, लफ्जों का भी जिना होता है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इतना एक्सेस है हमारे पास व्हाट्सएप और ये वो मैसेजिंग सर्विसेज पे, तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन चैटिंग के जरिए भी अनफॉर्चुनेटली इनफिडेलिटी हो जाती है। तो ये बहुत जरूर मसला तो है, और जब भी अगर होगा, चाहे मेरी वजह से चीटिंग हुई है या मेरे पार्टनर हस्बैंड या वाइफ की वजह से, मेरे पार्टनर की वजह से चीटिंग हुई है, तकलीफ तो होगी। और उसका इमोशनल जो है इनिशियली हमें बहुत ज्यादा बुरा भी लगेगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये हमें ही डिसाइड करना है कि ये जो हुआ है, ये जो प्रॉब्लम हुआ है, इससे हम इसके रहते या तो हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं या तो हम अपने रिश्ते को तोड़ दें। अगर रिश्ते को तोड़ना ही है तो थोड़ा आसान ही लगता है, मगर अगर हमने कहा है कि हमें रिश्ता नहीं तोड़ना है तो हाउ टू गेट ओवर इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं ये कहूंगी कि अगर ऐसा हो रहा है और अगर माफी मांगी गई है और हमें लगता है कि हम माफ कर सकते हैं और हमें ये यकीन है कि ये दोबारा वापस से नहीं होगा इंशाल्लाह से, सो इंशाल्लाह से कोशिश करके सब्र करके हम एक दूसरे को माफ कर दें। मगर मैं ये कहूंगी कि हमारे रिश्ते में जो है कुछ तो बदलाव आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे रिश्ता इफ वी गो बैक टू व्हाट इट यूज्ड टू बी, देन जाहिर सी बात है कि हमने प्रोग्रेस नहीं किया, राइट? सो वी नेवर वांट टू गो बैक। तो अगर हमारे साथ आज इतना कुछ बड़ा मसला हुआ है कि इनफिडेलिटी हो गई, चीटिंग हो गया, तो उससे हम अपने आप को किस तरह से बदलें और हमारे रिश्ते में हम किस तरह से ज्यादा सुधार लाएं, वक्त लगेगा। मगर अगर हमें चाहिए कि हम अपना रिश्ता ना तोड़ें तो इट्स पॉसिबल। मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी कि हाँ तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए, कि तुम्हें खुला ले लेना चाहिए, कि तुम्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए, वो जाती मसला रहता है। और हम मसला अभी इससे पहले वो इस्तिखारा की बातें हो रही थी ना, तो इस्तिखारा के भी लेवल्स होते हैं। पहले तो हमको अल्लाह ने जो दिमाग दिया है मुझसे हम सोचते हैं, फिर हमको अल्लाह ने कहा है कि जो इस चीज में एक्सपर्ट है उनकी राय मांगो, फिर हमसे अल्लाह ने कहा है कि तुम दुआएं करो अल्लाह को कि खैर से जो भी हम फैसला ले रहे हैं वो खैर से ले, और फिर तुम अपना फैसला करो। तो इस्तिखारा की दुआ करते हुए हम अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं कि इसमें से कैसे बाहर आया जाए। तो जब भी कोई ट्रेजेडी होती है हमारी लाइफ में, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उससे अगर हमने कुछ सीखा तो शायद हमें उससे क्या होगा कि हम ना के सिर्फ ट्रेजेडी से ओवरकम कर पाएंगे, मगर इंशाल्लाह से आगे जाके इनफैक्ट हम और ज्यादा, हम भी और हमारा रिश्ता भी जो है वो और स्ट्रॉन्ग रहेगा, पुख्ता रहेगा, और उसमें ज्यादा बरकत रहेगी इंशाल्लाह। So if there is, there were a few questions, मगर मुझे नहीं पता है कि am I supposed to answer them, am I supposed to take them, so वो मुझे I have no idea. So if the admin can read it out if you want me to answer, or I am okay to say Khuda Hafiz now. जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन। इट वाज अ वंडरफुल टॉक। हमको बहुत एनलाइटन किया आपने कि किस